हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे फीटर ट्रेड के मोस्ट 20 क्वेश्चंस। मतलब कि मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ, तो डेली हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये 20 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे हमारा डीएमआरसी हो गया, एनएलसी हो गया, या फिर एनसीएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। तो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन सारे हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। और इन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ नए क्वेश्चन भी है। तो टोटल मैं 20 की सीरीज़ लेके आया हूँ, तो डेली हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डेटम लाइन एंड ग्रेजुएशन आर मार्क ऑन। मतलब कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें डेटम लाइन और जो ग्रेजुएशन मार्क कौन से जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, वो कोई भी हमारा पार्ट्स हो गया उसका आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ये हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया, यहाँ पे ये स्पिंडल हो गया, तो ये देखो यहाँ पे एनविल हो गया। और इस भाग में हम ये वाले भाग में हम क्या रखेंगे, वर्क पीस रखेंगे। ये हमारा एनविल हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा एनविल हो जाएगा, ये वाला पार्ट स्पिंडल हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाले पार्ट्स पे यहाँ पे डेटम लाइन बनी होती है, ये 20 सेंटर में डेटम लाइन बनी होती है और इसके ऊपर ग्रेजुएशन बने होते हैं जिन पे हमारे मेजरमेंट होता है। तो ये वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट्स को हम बैरल कहते हैं, या इसका दूसरा नाम स्लीव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बैरल या स्लीव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टू पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर आर। मतलब ट्राई स्क्वायर के दो पार्ट्स कौन से हैं निम्नलिखित में से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ये हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, ये ट्राई स्क्वायर होता है। इस वाले पार्ट्स को हम स्टोक कहते हैं और इस वाले पार्ट्स को ब्लेड कहते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम 90 डिग्री के कोण को चेक कर सकते हैं, 90 डिग्री पर रेखाएं बना सकते हैं, और ब्लेड के द्वारा हम समतलता चेक कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो इसमें स्टोक होता है जो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और एक ब्लेड होती है जो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोक और ब्लेड। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये माइक्रोमीटर हैज़ ए नेगेटिव एरर ऑफ। एक माइक्रोमीटर है जिसकी नेगेटिव एरर कितनी दे रखी उसने, ये माइक्रोमीटर है, नेगेटिव एरर है इसकी 0.03, और इसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी है, करेक्ट रीडिंग कितनी है, इसकी करेक्ट रीडिंग है 40.53। तो क्या होगा, अब इसकी रीडिंग क्या होगी। तो जब भी हमारे माइक्रोमीटर में दो प्रकार की हमारे एरर आती है, एक तो पॉजिटिव एरर होती है, एक नेगेटिव एरर होती है। तो पॉजिटिव एरर को तो मेन रीडिंग में से हम घटा देते हैं और जो नेगेटिव एरर को मेन रीडिंग में जोड़ देते हैं। उसके बाद में हमें जो करेक्ट रीडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे को नेगेटिव एरर दी है तो हम इस एरर में क्या कर देंगे, जो हमारी करेक्ट एरर होगी इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करने पर कितना आता है कि 40.53 0.3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40.56। तो देखो 40.56 कौन से आंसर में, कौन से ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हिंदी में कुछ मतलब अशुद्धियाँ दे रखी है वर्ड्स के अंदर, तो मैं आपको इंग्लिश का ही पढ़ के सुनाऊंगा, इंग्लिश का ही हम करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि कैरोसिन ऑयल आर यूज्ड एज ए कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग ए वर्क पीस ऑफ मेड। मतलब कि कैरोसिन जो हमारा कूलेंट होता है उसको किसके, मतलब कौन से वर्क पीस की, कौन से मटेरियल की ड्रिलिंग करने के दौरान हम यूज करते हैं। मतलब कौन से पदार्थ की हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तब हम एज ए कूलेंट क्या यूज करेंगे, कैरोसिन यूज करेंगे। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम एल्यूमिनियम की क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो एज ए कूलेंट हम क्या यूज़ करेंगे, कैरोसिन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कैरोसिन यूज़ करेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ दीज बॉन्ड इज मोस्ट
कॉमनली यूज्ड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें कॉमनली जो बॉन्ड यूज करते हैं, मैक्सिमम कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील में हमारे देख वर्ट्रीफाई भी यूज किया जाता है, रबड़ भी यूज किया जाता है, सैलक भी यूज किया जाता है, और इसके बाद में एक हमारा सिलिकेट भी यूज किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा हम वर्टिफाइड यूज़ करते हैं। वर्टिफाइड क्या होता है कि इसमें मिट्टी और जो अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं इनका बनाया जाता है। अब्रेसिव पार्टिकल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड होता है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसका उपयोग तो हम सॉफ्ट पदार्थों के लिए करते हैं, और सिलिकॉन कार्बाइड होता है उसका प्रयोग हम हार्ड पदार्थों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बॉन्ड यूज करते हैं वो विट्रीफाइड करते हैं। और एक चीज़ ये और याद रखना विट्रीफाइड से रिलेटेड कि जो ये बॉन्ड होता है ना, इस पर जो पानी, अपना तेज़ाब और ऑयल, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसी जगह पर भी हम इस बॉन्ड से बने हुए व्हील के द्वारा हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम 2000 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये ग्राइंडिंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फॉर ए जनरल पर्पज ए बेंच वाइस आर फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ, मतलब जनरल पर्पज के लिए जो हमारा बेंच वाइस होता है उसको कितनी हाइट पर हम फिक्स करते हैं। तो हम जनरल पर्पज के लिए उसको 106 सेंटीमीटर या ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर की हाइट पर हम उसको फिक्स करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये आदमी खड़ा है, ये हमारा एक पर्सन है, इसके ये हाथ हो जाएंगे, तो जो ये हाथ की जो कोनी होती है ना, यहाँ पर हम इसको फिट करते हैं जहाँ तक इसकी कोनी, मतलब ये हमारा बेंच वाइस हो गया। तो बेंच वाइस के जो ऊपरी सिरे तक इसकी कोहनी टच करनी चाहिए, वहाँ तक हम इसको फिट करते हैं। या हम मेजरमेंट में बात करें तो हम 106 सेंटीमीटर या 1 मीटर भी हमारे ऑप्शन में होगा, वो भी हमारा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 106 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द बेड ऑफ लेथ इज मेड ऑफ, कि जो लेथ मशीन का बेड होता है ना वो कौन सी मेटेरियल का बना होता है, कौन सी धातु का बना होता है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो हमारा लेथ मशीन का बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 2 से 4% होती है, और कास्ट आयरन को क्यूपुला फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है। मतलब इस फर्नेस में इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है क्यूपुला फर्नेस में। कार्बन परसेंटेज में 2 से 4% होती है। कितनी होती है, 2 से 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल लेथ, मतलब निम्न में से कौन सा पार्ट सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है, बस सेंट्रल लेथ में नहीं होता। तो ऑप्शन देखते हैं, सैडल हमारे सेंट्रल लेथ में होता है, फीड रोड हमारे सेंट्रल लेथ में होती है, लीड स्क्रू हमारे सेंट्रल लेथ में होता है, आर्बर का उपयोग सेंट्रल लेथ में नहीं होता। ये ऐसे बोल सकते हैं कि आर्बर सेंट्रल लेथ होती है, उसका पार्ट नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, सी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमोंग दीज मेटल इज द लाइटेस्ट, मतलब निम्न में से कौन सी मेटल सबसे हल्की होती है। तो ये सबको पता है कि हमारे बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो सबसे हल्की धातु होती है। मतलब इन चारों में एल्यूमिनियम क्या होता है, सबसे हल्का होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, मतलब निम्न में से जो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो हम देखते हैं ऑप्शन कि जो ग्रेफाइट हमारे सॉलिड होता है, क्या होता है, ग्रीस हमारे क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है। और जो लोड ऑयल और जो कैस्ट्रोल ये हमारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं, द्रव फॉर्म में होते हैं। और ये हमारे सेमी द्रव फॉर्म में होता है, ये ऐसे बोल सकते हैं सेमी लिक्विड होता है क्या, ग्रीस। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ग्रीस हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन, मतलब कि जितने भी हमारे मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें कॉमन जो कटिंग फ्लूइड होता है वो यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कि ऑप्शन ए सोल्यूबल ऑयल, बी वाटर, सी कंप्रेस्ड एयर और डी केरोसिन। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है सभी मशीनिंग के अंदर। और केरोसिन किस में यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम की ड्रिलिंग करते हैं जब। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कटिंग टूल इज यूज टू फिनिश एंड एनलार्ज द होल, मतलब निम्न में से कौन सा कटिंग टूल, कोई हमारा होल है उसको फिनिश करने के लिए, होल है इसको यहाँ से फिनिश करने के लिए और इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए डाई का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए करते हैं, कोई भी हमारा पार्ट्स है उसके एक्सटर्नल थ्रेड
टैप का यूज कहाँ पे करते हैं? इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। कहाँ पे करेंगे? इंटरनल। और रीमर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? रीमर का उपयोग कोई भी हमारा जो रीमिंग ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी ड्रिलिंग के द्वारा किए गए होल को फिनिश करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रीमर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बेबलिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रिल होल इज कॉल्ड। मतलब कि हमारा पहले से ड्रिलिंग के द्वारा एक होल बनाया तो उसको बेबलिंग करने का मतलब उसको एंड से जो बेबलिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेबलिंग मतलब थोड़ा सा उसको तिकोना बनाना। जैसे ऐसे हमारा होल है तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा तिकोना बना दिया, मतलब कौन टाइप बना दिया, तो इस कौन टाइप ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, बोरिंग। तो बोरिंग तो क्या होता है? होल को एनलार्ज करता है। स्पोर्ट फेसिंग, स्पोर्ट फेसिंग क्या करता है कि होल को जो इसका सिरा होता है ना, जो एंड सिरा होता है यहाँ से थोड़ा फ्लैट करता है। काउंटर बोरिंग क्या करता है कि कुछ भाग तक मतलब कुछ गहराई तक इसको क्या करता है? थोड़ा एनलार्ज करता है, बड़ा करता है। और काउंटर सिंकिंग क्या करता है कि इसको बेबलिंग करता है, इसके एंड सिरे से क्या कर रहा है? बेबलिंग कर रहा है। तो वो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काउंटर सिंकिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। मतलब निम्न में से जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है उसका टाइप नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल फ्लेम सॉरी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की एक फ्लेम का टाइप होता है। नेचुरल फ्लेम इसका टाइप नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग भी इसका टाइप होता है, कार्बोराइजिंग भी इसका टाइप होता है। अब ये जो फ्लेम बनाते हैं ना वो, अब इसमें जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है इसमें जो ऑक्सीजन तो क्या होती है? जलाने में सहायक होती है। ईंधन के रूप में हम C2H2 का प्रयोग करते हैं, मतलब एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो जो न्यूट्रल होती है इसमें दोनों का रेशो 1:1 होता है। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा होता है और एसिटिलीन का रेशो कम होता है। और जो कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि हमारे जो C2H2 का रेशो ज़्यादा होता है और O2 का रेशो कम होता है। इसका जो न्यूट्रल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं कि जैसे हमारे लो कार्बन स्टील हो गए उनकी वेल्डिंग करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग का प्रयोग ब्रास या कॉपर आदि की वेल्डिंग करने के लिए। कार्बोराइजिंग का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जो हाई कार्बन स्टील होते हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल होती है इसका टाइप्स नहीं होता, तो करेक्ट आंसर हमारे नेचुरल हो जाएगा। हाँ, इनका टेम्परेचर और बताता हूँ कि नेचुरल का जो टेम्परेचर होता है ना वो 3100 डिग्री के समथिंग होता है। ऑक्सीडाइजिंग का 3300 डिग्री के समथिंग होता है। और कार्बोराइजिंग का टेम्परेचर 2900 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। तो ये भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कि ड्रिल होल इज लार्जर देन साइज ऑफ ड्रिल यूज्ड, इट कुड बी ड्यू। कि जो हमारा कोई ड्रिल होल है जो ड्रिल के साइज से बड़ा बन गया तो वो क्यों होता है? मतलब ऐसी क्या खराबी हो गई जिसके कारण वो बड़ा होल बनता है? तो ऑप्शन देखते हैं, टू मच फीड, मतलब ज़्यादा हमने फीड दे दी। हेलिक्स एंगल नॉट एक्यूरेट, मतलब हेलिक्स एंगल हमारा सही नहीं है। लिप क्लियरेंस एंगल नॉट एक्यूरेट, लिप क्लियरेंस एंगल हमारा सही नहीं है। और अगला हम देखते हैं अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, तो कटिंग एज की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। कटिंग एज की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती तो ड्रिलिंग होता है ना उससे ड्रिल का जो साइज होता है उससे बड़ा क्या बन जाता है? होल बन जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, इन ए बेंच वाइज इज ओवर टाइट वाट इज़ लाइक टू बी डैमेज। मतलब यदि बेंच वाइस है उसको हमने ज़्यादा टाइट कस दिया तो क्या ऐसा कौन सा जो हमारा पार्ट्स है वो डैमेज हो जाएगा? तो वहाँ पे जो डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो स्पिंडल की होती है। किसकी होती है? स्पिंडल की होती है। स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड बनी होती है? स्क्वायर थ्रेड बनी होती है। कौन सी थ्रेड बनी होती है? स्क्वायर थ्रेड बनी होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए वेस यूनिट अंडर SI सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब जो SI सिस्टम होता है यूनिट का उसके अंदर निम्न में से कौन सी यूनिट नहीं आती? तो केल्विन आती है, कैंडेला आती है, मोल आती है और जूल नहीं आती। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मेन पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग, मतलब नॉर्मलाइजिंग हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं कि पहले धातु को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद कुछ देर तक हम उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको क्या गर्म होने देते हैं। पहले उसको गर्म कर रहे हैं फिर एक निश्चित टेम्परेचर तक हम कुछ देर तक उसको गर्म करते हैं, उसके बाद में हम उसको ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे जो ठंडा करते हैं वो एयर में ठंडा करते हैं। ये याद रखना कि नॉर्मलाइजिंग में हम किस में ठंडा कर रहे हैं? एयर में ठंडा करें। एयर यहाँ पे क्या होता है? कूलिंग मीडियम होता है। क्या होता है?
कूलिंग मीडियम होता है। और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रेस आ जाती है, जो इंड्यूस स्ट्रेस होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जो नॉर्मलाइजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारी कोई भी स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चर में चेंजेज आना बिल्कुल बंद हो जाता है। क्या हो जाए? स्ट्रक्चर में चेंजेज आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे ये नॉर्मलाइजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 900 950 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनीलिंग इज डन। मतलब जो एनीलिंग क्यों करते हैं, पहले हमने नॉर्मलाइजिंग की बात की, अब एनीलिंग की बात करें तो एनीलिंग में हम क्या करते हैं? पहले हमने स्टील को गर्म किया, गर्म करने के बाद कुछ देर तक हम उसको टेम्परेचर पर इक्वल यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे ठंडा करते हैं वो फर्नेस में करते हैं। किस में करते हैं? फर्नेस में करते हैं या मिट्टी में दबा के करते हैं। किस में? मिट्टी में दबा के करते हैं, जिससे क्या होती है? स्लो कूलिंग होती है। क्या होती है? स्लो कूलिंग होती है। स्लो कूलिंग होती है तो हमारा वहाँ पे क्या होता है कि इसकी डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो ग्रेन साइज होता है वो रिफाइन हो जाता है, और जो पदार्थ हमारा सॉफ्टनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्टनेस हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखते हैं, टफनेस इंक्रीज हो जाती है, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, बेटर। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ये होगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगी, उसमें टफनेस भी बढ़ेगी लेकिन सॉफ्टनेस ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बी ब्लॉक यूज टू होल्ड राउंड बार। मतलब बी ब्लॉक का यूज हम कहाँ पे करते हैं? राउंड बार को, ये हमारा ऐसा बी ब्लॉक है, इसमें राउंड बार को हम होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए बी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ये पूछ रहा है कि जो बी कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो ये जो बी कोण होता है हमारे 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं कौन से ऑप्शन में, तो हमारे सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यदि ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और डेली हम 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, 20 क्वेश्चन वीडियो की मैं सीरीज़ लेके आऊँगा।